students, myself मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। आज हमने पिछले 2 वीडियो में बायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी की ब्रांच और स्कोप ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात की थी। आज अपन विधिवत रूप से अपना पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं, जीव जगत। तो दोनों की परिभाषा मैंने आपको बताई हुई है, जीव किसे कहते हैं। तो अब देखिए, मैंने ये कैरेक्टर लिखे हैं, इनमें से आपको 10 कैरेक्टर याद करने। उपापचय, जनन, संवेदनशीलता, निश्चित आकृति एवं आकार, समस्थापन, उत्तेजनशीलता, जैव विकास प्रदर्शित करने की क्षमता, शारीरिक संगठन, कोशिकीय संरचना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गति, मृत्यु और जीवन चक्र। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लक्षण जिस संरचना में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सजीव। यानी सबसे पहला जो अपना प्रश्न बनता है इसमें वो है जीव क्या है। जीव क्या है, तो हम उत्तर दे सकते हैं कि उपरोक्त अधोलिखित लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वह जीव कहलाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कोई भी सजीव जो होता है उसकी एक निश्चित आकृति और आकार होता है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय। तो या फिर हम पहले इसकी बात कर लें, कोशिकीय संरचना की। यानी सभी सजीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका क्या है, आप लोगों को पता है, सजीवों की समालिष्ट छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। सजीवों की छोटी से छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। अर्थात सभी सजीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। देखिए, आजकल जिस कारण से अपनी ये ऑनलाइन कक्षाएं लग रही है उसका कारण क्या है, कोविड-19। और कोविड-19 क्या है, एक विषाणु है। तो विषाणु में कोशिकीय संरचनाएं अनुपस्थित होती है। आगे अपन बात करेंगे तीसरे अध्याय में कि विषाणु जो है वो सजीव व निर्जीव के मध्य योजक कड़ी माना जाता है। और विषाणु जिस किसी सजीव की संरचना में प्रवेश कर लेता है उसके बाद में तो वो क्या करता है, सजीवता के लक्षण प्रदर्शित करता है। और जब तक वो बाहरी माध्यम में रहता है तब तक वो क्या कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, ठीक है। दूसरा क्या है, निश्चित आकृति एवं आकार। सभी सजीवों का एक निश्चित आकार होता है। आप लोग जानते हैं, आम के पेड़ को उसकी संरचना और आकृति के आधार पर देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आम का पेड़ है या ये पपीते का पेड़ है या ये कुत्ता है या बिल्ली है या बंदर है या मनुष्य है। तो सभी जंतुओं की एक निश्चित आकृति एवं आकार होता है, ये सजीवता का लक्षण है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले उपापचय, यानी सजीव चाहे एक कोशिकीय जीव हो। देखिए, ये जो सजीवता के लक्षण है ये दोनों के हैं, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सभी में ये लक्षण प्रदर्शित होंगे। तो पहला लक्षण मैंने लिखा है उपापचय। तो उपापचय किसे कहते हैं, तो आप लोग 2 नाम मैंने लिखे, अपचय और उपचय। तो उपापचय आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। अपचय एवं उपापचय को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं, ठीक है। उपापचय समझ में आ गया। अपचय एवं उपापचय को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। तो अब 2 नए टर्म आ गए अपने पास, अपचय और उपचय। तो जो बड़े अणु है या यूं कहते हैं यौगिक है, उन यौगिकों को छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, अपचय। यानी एनाबोलिक और कैटाबोलिक, और उपचय एनाबोलिक। अब जो छोटे छोटे अणु हैं उनको जोड़कर बड़े यौगिक का निर्माण करना, इस बात को आप यूं समझ सकते हैं उदाहरण के द्वारा कि जब हम खाना खाते हैं, हमारा पोषण किससे होता है, भोजन से होता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हाथ के द्वारा, और उसके बाद में दांतों के द्वारा, उसके बाद में आहार नाल के द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और उनके टूटने से छोटा जो बच्चा होता है पोषण प्राप्त करता है, उनके टूटने से फिर धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी होती है। तो वो वापस जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचय। यानी अपचय किसे कहेंगे कि बड़े यौगिक को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना
अपचय कहलाता है, और छोटे छोटे अणुओं से बड़े यौगिक का निर्माण उपचय कहलाता है, और अपचय एवं उपचय को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, उपापचय। दूसरा लक्षण जनन। सजीवों का यह एक अभिलाक्षणिक गुण है, विभेदात्मक गुण है कि सजीव क्या कर सकते हैं, अपने समान नए जीवों का निर्माण कर सकते हैं। सजीवों के द्वारा अपने समान दूसरे नए जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो मान लीजिए कोई भी मेज है जो निर्जीव है, वो क्या कर सकती है, अपने जैसी दूसरी मेज का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन किसी पादप से नए पादप का निर्माण होता है, अपन जानते हैं उनमें बीज का निर्माण होता है, या कायिक जनन के द्वारा उसकी शाखा को दूसरी जगह रोपित करने पर कुछ पादपों में यह क्षमता होती है, उससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे जनन दो प्रकार का होता है। जब जनन की क्रिया में एक ही जनक भाग लेता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, और जब जनन की क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। खैर, हमारा यहां उद्देश्य है सजीवता के लक्षण पढ़ना है, तो सजीवता के लक्षणों के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि अपने समान नए जीवों का निर्माण करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तीसरा लक्षण संवेदनशीलता। एक महत्वपूर्ण लक्षण और रह गया अपना, जो इसमें लिखा नहीं है मैंने, वो भी लिख देता हूं। वो क्या है, वृद्धि है। ठीक है, संवेदनशीलता क्या होता है कि पर्यावरण के प्रति जो क्रिया प्रदर्शित करता है सजीव, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संवेदनशीलता। यानी प्रत्येक जीव क्या होता है, संवेदन होता है अपने पर्यावरण के प्रति, या बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना, बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, तो वो क्या है, संवेदनशीलता। जिस प्रकार आप यूं समझ सकते हैं कि दो मुख्य संवेदनाएं अपने अंदर पाई जाती है, सुख और दुख। अगर मनुष्य की अगर अपन बात करें तो संवेदनशीलता के अंतर्गत क्या हो जाएगा, दुख और सुख का प्रदर्शन करना। इसी प्रकार जीव भी, प्रत्येक जीव, जैसे अभी वर्तमान में बरसात का सीजन चल रहा है, तो आप लोग देखते होंगे कि पेड़ पौधे चारों तरफ क्या कर रहे हैं, लहला रहे हैं, अपनी संवेदनशीलता पर्यावरण के प्रति प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा धूप होगी, तो वो मुरझा जाएंगे। अर्थात संवेदनशीलता का गुण जो है वो प्रत्येक सजीव में पाया जाता है। नेक्स्ट, निश्चित आकृति एवं आकार हो गया अपना समस्थापन, होम्योस्टेटिक। देखिए एक उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कि जब हम तेज धूप से कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, या कभी अगर आप थिएटर में पिक्चर देखने के लिए गए हो और लेट हो गए हो, तो वहां पर अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय वहां रुकने के पश्चात हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो सीधा सा एग्जांपल है कि जब हम तेज धूप से कमरे में प्रवेश करते हैं तो एक बार को हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय वहां रुकने के पश्चात क्या होता है, अपने अंदर अनुकूलन उत्पन्न हो जाता है। यानी सजीवों में पर्यावरण के परिवर्तन के बावजूद, पर्यावरण में परिवर्तन के बावजूद एक अनुकूलन अंतः वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समस्थापन। नेक्स्ट क्या है, उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी। उत्तेजनशीलता, प्रत्येक सजीव जो है उसमें उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, यानी किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने का लक्षण पाया जाता है। आप किसी भी जंतु को छेड़ोगे, जैसे मान लीजिए चींटी भी चल रही है, उसके हम तिनका वगैरह लगा देते हैं तो वो अपनी दिशा प्रदर्शित करती है, या थोड़ी अपनी गति में क्या करती है, तेजी लाती है। तो ये क्या है, उत्तेजनशीलता। किसी को आप अगर मनुष्य की बात करें तो किसी को आप जोर से बोलोगे तो वो दुख के द्वारा या आपसे नाराजगी के द्वारा अपना व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करेगा, यानी उत्तेजनशीलता प्रदर्शित करेगा। कई बार हाथापाई की भी नौबत आ जाती है, जंतुओं में भी ये चीजें पाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, उत्तेजनशीलता। किसी भी क्रिया के प्रति या हम यूं कहते हैं किसी भी उद्दीपन, स्टिमुलस। जैसे मान लीजिए अपन चल रहे हैं, चलते चलते कांटा चुभ गया तो पैर क्या होता है, तुरंत उस स्थान से हट जाता है। तो प्रत्येक जीव में बाह्य व आंतरिक उद्दीपन को पहचानने तथा वातावरण में हुए बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया करने को क्या कहते हैं, उत्तेजनशीलता। यानी बाह्य उद्दीपनों के प्रति जो संवेदनशीलता पाई जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं, उत्तेजनशीलता। फिर क्या है, जैव विकास प्रदर्शित करने की क्षमता।
तो देखिए, एक कोशिकीय जीवों की अपन बात नहीं कर रहे हैं अभी, बहुकोशिकीय जीवों की बात कर लेते हैं पहले। तो बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत समस्त जीवों का निर्माण एक ही कोशिका से होता है। समस्त जीवों का निर्माण एक ही कोशिका से होता है, और एक कोशिका होने के साथ साथ वो धीरे धीरे क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। यानी वो जैव विकास को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। या हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत भी क्या होता है कि वो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं। तो वो क्या होगी, जैव विकास को वो क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जब मच्छर की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तब नगर पालिका या नगर परिषद जो भी अपने शहर गांव में है वो क्या करते हैं, डीडीटी का छिड़काव करते हैं। लेकिन आजकल डीडीटी से मच्छर नहीं मरते, अर्थात उनमें जैव विकास आ गया। उन्होंने अपने आप को उस चीज के प्रति क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, तो जैव विकास प्रदर्शित करने की क्षमता। उसके बाद में आता है निश्चित शारीरिक संगठन। देखिए, ये आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक सजीव के अंदर एक निश्चित शारीरिक संगठन पाया जाता है। अगर हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो उनमें तो केवल एक ही कोशिका उपस्थित होती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो देखिए, पहले संगठन के स्तर को समझ लीजिए। कोशिका की परिभाषा आप लोगों को आ गई। सजीवों की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका का समूह क्या कहलाता है, कोशिका का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक का समूह क्या कहलाता है, उत्तक तंत्र कहलाता है। उत्तक तंत्र का समूह क्या कहलाता है, अंग कहलाता है। अंगों का समूह क्या कहलाता है, अंग तंत्र कहलाता है। अंग तंत्र का समूह क्या कहलाता है, शरीर कहलाता है। और शरीरों का समूह क्या कहलाता है, शरीरों का समूह जनसंख्या कहलाता है। जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, इसका मतलब यहाँ कितने शरीर उपस्थित हैं। और जनसंख्या का समूह क्या कहलाता है, जनसंख्या का समूह कहलाता है समुदाय, कम्युनिटी। यानी गायों की संख्या, भेड़ों की संख्या, मनुष्यों की संख्या, सबकी संख्या को मिला दे जनसंख्या को, तो वो क्या बन जाएगा, समुदाय। तो संगठन का स्तर। अब किसी जीव में अगर एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो उनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। विषाणु की बात करें तो वहां कोशिका भी नहीं है, तो उसको क्या कह देंगे, अकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों में आगे चौथे अध्याय में हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय में पादपों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार के जीव हैं जिनमें एक निश्चित कोशिकाएं पाई जाती है जो केवल उत्तक का निर्माण करती है, किसमें उत्तक तंत्र का निर्माण करती है, किसी में अंगों का निर्माण हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अलग अलग जीवों में अलग अलग शारीरिक संगठन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और शारीरिक कोटि की अगर बात करें तो शारीरिक कोटि जो चीज पाई जाती है, जैसे मान लीजिए मनुष्य के अंदर शरीर क्या है, तो उसकी शारीरिक कोटि या उसका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, अंग तंत्रीय प्रकार का। किसी में अंग तंत्र पाए जाते हैं तो अंगीय प्रकार का, अंग पाए जाते हैं तो उत्तक तंत्रीय, उत्तक तंत्र पाए जाते हैं तो उत्तक, और केवल उत्तक पाए जाते हैं तो उसका शारीरिक संगठन किस प्रकार का हो जाएगा, कोशिकीय प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 10वें लक्षण की, पोषण। देखिए, वैसे पोषण को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक जीवधारी की जीवन की समस्त प्रक्रिया जो है उसको संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा जो है वो भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। तो भोज्य पदार्थ प्राप्त करके उनसे ऊर्जा लेना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। वैसे अगर पोषण को देखा जाए तो हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण। तो या तो हम यूं कह सकते हैं, जिस प्रकार उपापचय में हमने कहा था कि अपचय और उपचय को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, उपापचय। इसी प्रकार पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्क्षेपण को संयुक्त रूप से क्या कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक जीवधारी में समस्त प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा जो है भोज्य पदार्थ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले भोजन किया, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा,
ठीक है, पहले हाथ से तोड़ा और फिर दांतों से तोड़ा, तो ये अपना हो गया था अपचय। तो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करना, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब जो पचा हुआ भाग है, जो संवहनकारी ऊतक है, अगर पादपों की बात करें तो आप लोगों को पता होगा, 10वीं तक आपने विज्ञान पढ़ी है, पादपों में संवहनकारी अंग जो है जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जो भी भोजन का पाचन हुआ है, उस पचित भोजन का संवहनकारी अंग में मिलना, अगर हम जंतुओं की बात करें, बहुकोशिकीय जंतुओं की, स्पेशली मनुष्य की, तो उसमें संवहनकारी ऊतक जो है वो क्या होता है? रक्त होता है। और वो रक्त ही क्या करता है? अब जैसे मान लीजिए ये अंगुली काम कर रही है, तो इसको काम करने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? भोजन से। भोजन यहां तक कैसे आएगा? रक्त के द्वारा। आहार नाल से पचित भोजन को रक्त में मिलाया जाता है, तो उसको कहते हैं अवशोषण। और फिर प्रत्येक कोशिका तक ये छोड़ा जाता है, और वह भोजन, कौन सा? अवशोषित भोजन जब कोशिका का भाग बन जाता है, तो उसको क्या कह देंगे? स्वांगीकरण। और जो भोजन नहीं पचा है, उस अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करना क्या कहलाता है? बहिर्क्षेपण। चारों को एक बार पुनः समझ लीजिए। पाचन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करना, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करना पाचन कहलाता है। पचित भोजन, अब भोजन क्या हो गया? उसका पाचन हो गया। तो पचित भोजन का संवहनकारी अंग में मिलना अवशोषण कहलाता है। और अब संवहनकारी अंग में मिलने के बाद उसमें क्या क्या हो गया? भोजन का अवशोषण हो गया। तो अवशोषित भोजन का कोशिका तक उसको पहुंचाया जाता है, ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, तो बाद में वो कोशिका या ऊतक का भाग बन जाता है, हिस्सा बन जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। तो अवशोषित भोजन का कोशिका का हिस्सा बनना, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो अवशोषित भोजन का कोशिका का हिस्सा बनना स्वांगीकरण कहलाता है। और जो अपचित भोज्य पदार्थ शेष रह गया, उसको बाहर निष्कासित करना क्या कहलाता है? बहिर्क्षेपण कहलाता है। अगला है श्वसन। तो एक तो श्वसन की जो बाह्य क्रिया है, प्रत्येक जीव क्या करता है? विभिन्न प्रकार की वायु को ग्रहण करता है। अगर पादपों की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। लेकिन श्वसन ये नहीं है, ये तो क्या है? सांस लेना है। तो इसको भी हम एक लक्षण के रूप में लिख सकते हैं कि सांस लेना। तो सांस लेना तो क्या हो गया अपना? सांस लेना हम कह सकते हैं कि गैसीय जो विनिमय होता है सजीवों और वातावरण के मध्य, जो गैसीय विनिमय है, उसको अपन क्या कह देंगे? श्वास लेना। तो श्वसन क्या हुआ? जो भोजन ग्रहण किया है, उस भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन कहलाता है। ठीक है, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट, उत्सर्जन। अब देखिए, यहां अपन ने बात की थी बहिर्क्षेपण की, यहां हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन की। तो बहिर्क्षेपण किसको कहते हैं? अपचित भोज्य पदार्थों का निष्कासन। अपचित भोज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन क्या कहलाता है? बहिर्क्षेपण कहलाता है। जबकि उत्सर्जन, इस बात को आप यूं समझ सकते हैं, मनुष्य के संदर्भ में देखा जाए तो एक तो हम मल का त्याग करते हैं और एक मूत्र का त्याग करते हैं। तो जो मूत्र का त्याग है वो तो क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन के आधार पे प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा इतना समझ लीजिए कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, यानी जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित रहती है, ऐसे अपशिष्टों को त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्टों को त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। जबकि अपचित भोज्य पदार्थों का निष्कासन, अपचित भोज्य पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? बहिर्क्षेपण। तो अगर उत्सर्जन की क्रिया न हो सजीवों में, तो उनमें एक प्रकार का विषैला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण किसी भी जीव की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है गति। तो देखिए, एक और लक्षण लिख लेते हैं अपन, 18वां। एक होता है गति और एक होता है गमन। ठीक है, तो जैसे मैं यहां खड़ा हूं और अब ये यहां आ गया और यहां आ गया, तो ये तो क्या है? गमन है। यानी सजीवों द्वारा अपना स्थान परिवर्तित करना क्या कहलाता है? गमन। अब चूंकि गमन इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या है? अपने सजीव है और वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। तो अपने स्थान पर खड़े हुए अंगों का हिलना डुलना
क्या कहलाता है? गति कहलाता है। अपने स्थान पर खड़े हुए अंगों का हिलना डुलना। उसके बाद में अपन पादप और जंतु के मध्य अंतर देखेंगे, तब उसमें ये आ जाएगा कि पादपों में गति पाई जाती है, जंतुओं में गति और गमन दोनों पाए जाते हैं। तो स्थान परिवर्तन करना तो गमन कहलाता है, और अपने स्थान पर खड़े खड़े ही अंगों का हिलना डुलना, जैसे पेड़ पौधों की शाखाएं, पत्तियां, टहनियां हिलती रहती है हवा के माध्यम से, तो वो क्या है? गति। जबकि निर्जीव पदार्थों में बाह्य बल लगाने पर ही गति उत्पन्न होती है, यानी कोई भी वस्तु हम उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख दें तब तो उनमें गति उत्पन्न हो सकती है, स्वतः अंतः प्रेरणा से उनमें कोई भी गति नहीं होती है। तो गति किसके कारण होती है? अंतः प्रेरणा से, आंतरिक क्रियाओं के द्वारा सजीवों का यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद में मृत्यु, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, यानी प्रत्येक सजीव क्या करता है? एक निश्चित समयावधि के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जो जैविक क्रियाएं हैं, ये जो सजीवता के लक्षण है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? मृत्यु। या आपको मैंने पहले भी उदाहरण बताया था पेड़ पौधों का कि उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है, तब तक हम उसको क्या कहते हैं? सजीव। और जब जीव द्रव्य का ह्रास हो जाता है, जब वो लकड़ी बन जाती है, उससे हम विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह तैयार कर लेते हैं, तब वो क्या होगी? मृत। ठीक है, तो जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अर्थात सजीवता के ये लक्षण जब रुक जाते हैं, जब गति नहीं होती, श्वसन नहीं होता, पोषण नहीं होता, संवेदनशीलता नहीं पाई जाती, जनन नहीं होता, तब उसको हम क्या कह देंगे? मृत्यु। जीवन चक्र। जीवन चक्र किसी भी सजीव का निर्माण होने के पश्चात जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्था है, जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो सबसे पहले शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था जिसमें आप लोग हो, और किशोरावस्था के बाद में युवावस्था, युवावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के बाद में वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु। तो ये क्या है? जीवन चक्र चलता रहता है। फिर सजीव का जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। तो जनन के द्वारा कोई भी सजीव जो है नए जीव का निर्माण कर लेता है, फिर उसमें यह प्रक्रिया जारी रहती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? जीवन चक्र। यानी प्रत्येक सजीव अपने जन्म से लेकर विभिन्न क्रियाएं करता हुआ एक निश्चित समयावधि के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जिसने उसके जन्म से मृत्यु तक की समस्त क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जीवन चक्र कहते हैं। यह जो जीवन चक्र है, अवधि, ये अलग अलग सजीवों में उसकी अवधि जो है वो अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य के लिए अगर हम बात करें तो उसका औसत जीवन काल जो है वो 60 वर्ष का माना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट, क्योंकि सांस लेना हमने पहले पढ़ लिया, गैसों का विनिमय और गमन, स्थान परिवर्तन करना, वृद्धि। उपापचय की क्रियाओं के द्वारा मान लीजिए एक कोशिकीय सजीव है, तो उसकी कोशिका का निर्माण जब होता है, यानी नए जीव का निर्माण होता है, तो धीरे धीरे उसके आकार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका की संख्या के आधार पर और उसके आकार के आधार पर भी बढ़ोतरी होती है, यानी कोशिकाओं का आकार, आकृति भी इनलार्ज होते हैं, बढ़ते हैं। और कोशिकाओं, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती है, केवल कोशिका का आकार ही बढ़ता है, और बढ़ने के पश्चात वो एक निश्चित आकृति ग्रहण कर लेते हैं। तो ये थे हमारे सजीवता के लक्षण। और एक लक्षण अपन ने पहले पढ़ लिया था, जीव द्रव्य की उपस्थिति, क्योंकि जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो जिसमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है और जो सजीवता के लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी अगर एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो उसमें भी गति, गमन, जनन, संवेदनशीलता सब कुछ पाई जाएगी। ठीक है, तो ये लक्षण जिसमें पाए जाते हैं उसे सजीव कहते हैं। या फिर अपना अलग से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सजीवता के लक्षण लिखिए। तो ये अपन ने 18 लक्षणों की आज चर्चा की। आगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।